हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपने प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में इकोनॉमिक्स की पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ, जिसके अंदर हम लोग अपने दिसंबर 2012 के कॉमर्स के पेपर के पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। यहाँ पे हम लोग दिसंबर 2012 के पीवाईक्यूज को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के पास में वो क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम लोगों के पास में होती है। हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है वो आप लोगों के पास में किस में काउंट होती हैं? जीडीपी के अंदर काउंट होती हैं। तो जीडीपी जो रहती है वो आप लोगों के पास में दो टाइप की होती हैं। एक हम लोगों के पास में रहती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एक हम लोगों के पास में होती है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जब उसमें से क्या कर लिया, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये क्या शो करता है? डोमेस्टिक है ना, तो ये हमारी कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है तो वो क्या होगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को निकालना है। तो अगर हम लोगों को ये निकालना है और हम लोगों को ये कुछ भी नहीं गिवन, तो ये क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम लोग इसको अज्यूम कर रहे हैं। तो जहां पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम लोगों को गिवन है और हम लोगों को फैक्टर कॉस्ट चाहिए, उसमें क्या कर दिया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, जो अपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, इसमें से माइनस कर दिया जाता है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से क्या लेस कर देते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर देते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होता है वो किसके बराबर होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज के बराबर आप लोगों के पास में होता है। गवर्नमेंट क्या करती है? इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है और सब्सिडीज भी देती है, तो उस दोनों को यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। तो जब हम लोग इसको ओपन करते हैं तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसको माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस जो सब्सिडीज होंगी ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ये टैक्सेस है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आई कर लेना, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस टी कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास में ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। तो जीडीपी के अंदर से इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर देंगे और सब्सिडीज को ऐड कर दिया जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच काइंड ऑफ द इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो कॉज एंड इफेक्ट के बारे में कौन बताता है? इसके बारे में कौन सी इकोनॉमिक्स बताती है? तो आपके पास में अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक्स होती है। एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है जो क्या बताती है कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए, इसके बारे में कौन बताता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताती है। ठीक है, और ये आप लोगों को किसके बारे में बताते हैं? फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि क्या होना चाहिए। और एक क्या होती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है जो आप लोगों को क्या बताती है कि क्या है, क्या था, इसके बारे में बताती है। क्या है, क्या था और क्या होगा, ये बताती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है, ये आप लोगों को ये नहीं बताती कि क्या होना चाहिए, इसके बारे में ये नहीं बताती हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट के बारे में कौन बताती है? तो कॉज एंड इफेक्ट के बारे में यही पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ही बताती है। जो रियलिटी होती है उसके ऊपर कौन बात करती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रियलिटी के ऊपर बात नहीं करती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो चीजें होंगी वो ऑब्जेक्टिव नेचर की होंगी, उसको चेक किया जा सकता है, उसमें कोई बायसनेस नहीं है। लेकिन नॉर्मेटिव में ऐसा होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए, तो ये क्या है? होना चाहिए। ये कौन से नेचर का हो जाएगा? सब्जेक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वाइल माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पता ही है, जब कोई भी जब पूरी इकोनॉमी को क्या किया जाता है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर स्टडी किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। जब उसको एग्रीगेट लेवल के ऊपर स्टडी किया जाता है तो ये क्या कहलाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। जब एग्रीगेट लेवल पे स्टडी किया जाएगा तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? गवर्नमेंट की कोई भी इंटरवेंशन आप लोगों के पास में नहीं होती है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी वहाँ पे क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होती है? गवर्नमेंट की इंटरवेंशन आप लोगों के पास में रहती है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग डिमांड एंड सप्लाई, इसको क्या कहा जाता है? थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेन जो कंसर्न होता है वो किसके ऊपर होता है? प्राइस डिटर्मिनेशन के ऊपर ही होता है। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस को क्या किया जाता है? डिटरमाइन किया जाता है।
लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वहां पे क्या स्टडी किया जाता है, थ्योरी ऑफ जनरल लेवल प्राइस लेवल को क्या किया जाता है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी उसका जो स्कोप रहता है वो आप लोगों के पास में क्या होता है, नैरो होता है। और एक और मैं ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है इसको क्या कहा जाता है, बॉटम अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बॉटम अप अप्रोच। लेकिन इसको क्या कहा जाता है, टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, टॉप डाउन अप्रोच। ये आप लोगों के पास में होती है, ये क्या रहती है, टॉप डाउन अप्रोच होती है। ठीक है जी। So move to the next question. Assertion and a reason. Marginal cost and the differential cost do not convey the same meaning. तो वो सेम मीनिंग को कन्वे नहीं करते हैं। तो ये आप लोगों के पास में बिल्कुल करेक्ट बात है। जो मार्जिनल कॉस्ट होती है और आप लोगों के पास में डिफरेंशियल कॉस्ट होती है वो सेम मीनिंग नहीं कन्वे करते, करेक्ट है। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है ड्यू टू चेंज इन द फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज होने की वजह से ये क्या होती है, चेंज होती है। तो ये आप लोगों के पास में करेक्ट है, बट और विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। मार्जिनल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है, सो मार्जिनल कॉस्ट जो होता है ये आप लोगों के पास में क्या होता है, एक यूनिट कंसेप्ट होता है और अप्लाइड होता है टू आउटपुट पर यूनिट के बेसिस पे। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं आउटपुट में चेंज आने की वजह से तो मार्जिनल कॉस्ट होता है। लेकिन जो डिफरेंशियल कॉस्टिंग होता है वो एक टोटल कंसेप्ट होता है, ये अप्लाई होता है फिक्स्ड एडिशनल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के ऊपर। मतलब यहाँ पे टोटल चेंजेस को देखा जाता है। मार्जिनल कॉस्ट में पर यूनिट के चेंजेस को देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे टोटल के चेंजेस को देखा जाता है। मार्जिनल कॉस्ट को प्रेजेंट किया जाता है बाय शोइंग द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है, एंड फिक्स्ड कॉस्ट को एज ए टोटल अमाउंट के ऊपर शो किया जाता है। वेयर एज डिफरेंशियल कॉस्ट को प्रेजेंट किया जाता है, टोटल के अंदर उसको देखा जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर द डिफरेंशियल कॉस्टिंग एनालिसिस में कंटेन फिक्स्ड कॉस्ट व्हिच विल बी नॉट ए साउंड मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। मतलब कि ये कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग होता है वो पर यूनिट के चेंजेस को बताता है, और डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या होता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर चेंजेस होने से जो चेंजेस हुए हैं वो डिफरेंशियल कॉस्ट होती हैं। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है फर्म का, प्राइसिंग मेथड क्या है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज और डिसीजन। सो उनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले तो देखा ही जाता है क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, उसको देखा जाता है। उसके बाद में हम लोगों के पास में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव को बता दें। उसके बाद में प्राइसिंग डिसीजन लिए जाते हैं। देन आफ्टर आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा, स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं और उसके बाद में मेथड को अप्लाई कर दिया जाता है। तो ये क्रैम करना होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखा जाता है फर्म का क्या है, फिर प्राइसिंग डिसीजंस होते हैं, देन आफ्टर प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज आते हैं, उसके बाद में प्राइसिंग मेथड आते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कमोडिटी इज यूज्ड फॉर द मल्टीपल पर्पस। एक कमोडिटी है वो मल्टीपल पर्पस के लिए यूज हो रही है। तो उस तरीके की डिमांड को क्या कहा जाता है, जब हम एक ऐसी कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं जैसे कि मिल्क है, एक ऐसी कमोडिटी की डिमांड करना जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं वो क्या कहलाती है, कंपोजिट डिमांड होती है। ठीक है, जॉइंट डिमांड क्या होती है, जब किसी भी चीज को बनाने के लिए दो तीन चीजों की डिमांड की जाती है तो वो क्या होती है, जॉइंट डिमांड होती है। जैसे कि घर को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की डिमांड होती है। ठीक है, सो वो जॉइंट डिमांड हो जाएगी। जब एक कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस होते हैं वो कंपोजिट डिमांड होती है। जब जो डिमांड है वो अपने खुद की होती है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, वो डायरेक्ट डिमांड होती है। और जब किसी के ऊपर डिपेंड होती है तो वो क्या होती है, ऑटोनोमस या फिर ड्राइव डिमांड होती है। ठीक है जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस क्या होता है, पैरिटी प्राइसिंग में क्या आता है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या हो जाएगा, और डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसेस का क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन प्राइसेस, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस, फिर आप लोगों के पास में क्या आता है, पैरिटी प्राइसिंग आ जाएगा। पैरिटी प्राइसिंग हो गया, उसके बाद में क्या आ जाएगा, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसेस। तो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा इसका आंसर हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन प्राइसेस क्या होता है, जो लिबरलाइज्ड इकोनॉमी में हो जाएगा। पैरिटी प्राइसिंग क्या होगा, पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग गवर्नमेंट के द्वारा, सॉरी यहाँ पे तभी मैं यहाँ पे देखिए लिस्ट 2 को क्या करना है, लिस्ट 1 के साथ में मैच करना है। यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट 2 को लिस्ट 1 के, गलती मत करना पेपर के अंदर,
ऊपर देखिए यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, ये लिस्ट 2 है ABCD, इसको क्या करना है यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। तो जो आप लोगों के पास में गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए जाते हैं वो ऑब्वियस सी बात है, जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए जाते हैं गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं, सो वो क्या होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस होते हैं। इसी से ही आपका क्लियर हो जाएगा, तो D1 से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस रहती हैं वहां पे अलग अलग प्राइस हो जाएगा, तो वो डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसेस होते हैं। लिबरलाइज्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, कॉम्पिटिटिव प्राइस होता है। लिबरलाइजेशन जहाँ पे लिबरल पॉलिसीज रहती हैं तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होंगे। लैंडेड कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट, इम्पोर्ट क्या होता है जहाँ पर हम गुड्स को क्या करते हैं परचेज करते हैं फॉरेन कंट्री से, तो वो क्या होता है इम्पोर्ट होता है। सो लैंडेड कॉस्ट ऑफ द इम्पोर्ट, तो ये क्या होता है पैरिटी प्राइसिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा इसका आंसर हो जाएगा। जो गवर्नमेंट फिक्स करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस होगा। पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर क्या हो जाएगा डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसेस। लिबरलाइज्ड इकोनॉमी के अंदर कॉम्पिटिटिव प्राइस रहता है। और लैंडेड कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट जो रहेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा पैरिटी प्राइसिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट इज रेलिवेंट टू द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर में ये देखा जाता है कि कंज्यूमर किस तरीके से अपने गुड्स को परचेज कर रहा है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, तो ये कंज्यूमर बिहेवियर होता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इकोनॉमिक्स की भी स्टडी की जाती है, साइकोलॉजी की भी की जाती है, सोशियोलॉजी की भी की जाती है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। किंग डिमांड कर्व जो रहता है वो किससे रिलेटेड होता है, तो किंग डिमांड कर्व कहाँ पाई जाती है, ओलिगोपोली में पाई जाती है। किन्होंने दी है, स्वीजी ने क्या दी है, किंग डिमांड कर्व दी है, ठीक है। मोनोपोली क्या होता है, जहाँ पे सिंगल सेलर वाली मार्केट होती है वो क्या होती है मोनोपोली होता है। वहां पे क्या पाया जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, याद रखिएगा। ओलिगोपोली मोनोपोली में क्या पाया जाता है, मोनोपोली में क्या पाया जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। वहां पे क्या होता है सेलर एक ही होता है तो वो अलग अलग प्राइस चार्ज करता है, ठीक है। ओलिगोपोली जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है, प्रोडक्ट सबका सेम होता है। किंग डिमांड कब कहाँ पाया जाता है, ओलिगोपोली में पाया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी डिक्रीज बाय 20%, जो प्राइस है वो कितने से डिक्रीज हुआ 20% से, और जो डिमांड है वो कितने से इंक्रीज होगी 40% से इंक्रीज होगी। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो क्या बताता है माइनस का साइन, क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। ये क्या बताता है प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो ये आप लोगों के प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंजेस आते हैं, ये कौन बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। तो इसकी अलग अलग डिग्रीज होती हैं। सो एक क्या होती है परफेक्टली इलास्टिक, जहाँ पे ईडी क्या होता है इनफाइनाइट होता है, जहाँ पे क्या होता है प्राइस में चेंज होने से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं तो वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। फिर क्या होता है परफेक्टली इनइलास्टिक, ईडी क्या होती है जीरो होती है, जहाँ पे प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता है तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। यूनिट इलास्टिक ईडी क्या होती है 1 होती है, जितना प्राइस के अंदर चेंज आया 20% का उतना ही डिमांड में चेंज आता है, तो यूनिट इलास्टिक होती है। यहाँ पे क्या होता है ईडी ग्रेटर देन 1 होती है, प्राइस में जितना चेंज आया, प्राइस में कितना चेंज आया 20% का, लेकिन डिमांड में कितना चेंज आया 40% का, तो ये हाईली इलास्टिक ईडी क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है। और एक क्या होता है ईडी लेस देन 1 होता है, वहां पे क्या होता है प्राइस में जितना चेंज आता है डिमांड में उससे कम चेंज आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाईली इलास्टिक आ जाएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। सो यहाँ पे आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से हम लोग इसको जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 तरीके की गुड्स आप लोगों के पास में रहती हैं। कौन कौन सी गुड्स होती हैं, एक हम लोगों के पास में क्या होती है नॉर्मल गुड्स होती हैं, एक हम लोगों के पास में इंफीरियर गुड्स होती हैं, और एक आप लोगों के पास में कौन सी गुड्स होती हैं गिफ्टिंग गुड्स होती हैं। एक नॉर्मल गुड्स होती हैं, एक इंफीरियर गुड्स होती हैं, और एक क्या रहते हैं गिफ्टिंग गुड्स होती हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके के इफेक्ट आप लोगों के पास में रहते हैं। एक होता है प्राइस इफेक्ट, एक होता है इनकम इफेक्ट, और एक हम लोगों के पास में क्या रहता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो क्या होता है सभी का ही क्या होता है पॉजिटिव होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम लोग सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं हमारे पास में, सो वो सभी का ही पॉजिटिव होता है। प्राइस इफेक्ट नॉर्मल गुड्स का क्या होता है नेगेटिव होता है, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस के ज्यादा होने पर डिमांड कम होती है। इंफीरियर गुड्स का भी प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है, लेकिन जो गिफ्टिंग गुड्स होती है यहाँ पे प्राइस इफेक्ट क्या होता है पॉजिटिव होता है। यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड कम होगी।
ये आप लोगों के पास में गिवन गुड्स में होता है, इसीलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सभी का पॉजिटिव होता है। इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स का क्या होता है, पॉजिटिव, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। इंफीरियर गुड्स का क्या होता है, नेगेटिव होता है। गिवन में भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इनकम कम तो डिमांड ज्यादा, इनकम के ज्यादा होने पे हम लोग इंफीरियर और गिवन गुड्स की डिमांड नहीं करते हैं। ठीक है जी, अब याद रखिएगा, अभी दोनों यहाँ पे सिमिलर हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। तो याद रखिएगा इंफीरियर के अंदर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट से ज्यादा होता है। आई के अंदर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होता है। गिवन गुड्स के अंदर इनकम इफेक्ट जो रहता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, गिवन गुड्स में कौन सा इफेक्ट, इनकम इफेक्ट ज्यादा होता है। तो इन केस ऑफ इंफीरियर के अंदर क्या होगा, इनकम इफेक्ट जो रहता है वो नेगेटिव होता है, करेक्ट है। इनकम कम तो डिमांड ज्यादा, इनकम के ज्यादा होने पे हम इनकी डिमांड नहीं करते हैं। सब्स्टिट्यूशन पॉजिटिव होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों के पास में है। इंफीरियर गुड्स के अंदर इनकम और सब्स्टिट्यूशन दोनों पॉजिटिव नहीं, इनकम नेगेटिव होता है, सब्स्टिट्यूशन पॉजिटिव होता है। इंफीरियर के अंदर दोनों नेगेटिव होते हैं, ये वाली भी जो बात है ये आप लोगों के पास में गलत है। इंफीरियर के अंदर इनकम इफेक्ट जो रहता है वो नेगेटिव होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होगी, जहाँ पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। यहाँ पे जो ईडी होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, पैरेलल टू ऑल एक्सिस आप लोगों के पास में रहती है। ठीक है, और मोनोपोली वाली जो मार्केट होती है वहां पे जो ईडी, वहां पे जो डिमांड कब होती है वो आप लोगों के पास में क्या होती है, जो डिमांड कब होती है, ये आप लोगों के पास में जो ईडी रहती है ये क्या होती है, लेस देन 1 होती है, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेलर होता है, इसीलिए ये आप लोगों के पास में क्या होती है, स्टिपर होती है। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होती है वहां पे क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है, सेलर होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट भी वहां पे क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो ईडी रहती है वो आप लोगों के पास में क्या रहती है, ग्रेटर देन 1 होती है, फ्लैटर यहाँ पर होती है। ठीक है, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। सो ये थे आप लोगों के पास में क्वेश्चंस। सो थैंक यू टू